तो फिल्म के शुरुआत में हमें एक बच्ची खून से लथपथ दिखाई जाती है। उसके नाक से लगातार खून निकल रहा था और अचानक वही खून वापस नाक में ही जाने लगता है और यहीं से यह कहानी सीधा पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि हमें यह दिखाया जा सके कि उस बच्ची के साथ आखिर हुआ क्या था। तो हजारों सालों पहले की बात चल रही है। इस जमीन के नीचे की दुनिया में एक प्यारी सी प्रिंसेस अपने परिवार के साथ खुशी से रहा करती थी। फिर एक दिन उसे जमीन के ऊपर वाले दुनिया के बारे में पता चला, जहां धूप हवा होती है और ऊपर की तरफ नीला आसमान होता है जो दिन और रात में अलग अलग तरह के रंग बदलता रहता है। उसके दिल में यह सारी चीजें देखने की चाहत बढ़ जाती है, लेकिन उसे कभी भी ऊपर जाने की इजाजत मिलती ही नहीं। लेकिन जब उसका चाहत हद से ज्यादा बढ़ गया तो उसने फैसला कर लिया कि वो किसी को भी बताए बगैर ऊपर जाएगी और आखिरकार उसने अपने सभी गार्ड्स को धोखा देते हुए उन सीढ़ियों तक पहुंच जाती है जहां से ऊपर जाने का रास्ता था। जैसे ही वो जमीन के करीब पहुंची, सूरज की तेज रोशनी उसकी आंखों से टकरा गई। इस रोशनी को वो बच्ची बर्दाश्त न कर सकी और उसकी आंखें अंधी हो गईं। लेकिन फिर भी वो ऊपर चली गई। ऊपर की दुनिया में जाने की वजह से वो बहुत ही जल्द बीमार पड़ गई और वहीं पर मर भी गई। यहाँ तक कि उसकी बॉडी को भी कोई लेने तक नहीं आया और उसकी पूरी बॉडी वहीं गल सड़ गई। उसके डैड यानी जमीन के अंदर का राजा जानते थे उनकी बेटी मर चुकी है, लेकिन अभी भी वो यह उम्मीद बनाए हुए थे कि एक ना एक दिन जरूर उनकी बेटी लौट कर आएगी, चाहे उसकी किसी और की शकल में क्यों ना हो। वो जरूर हमारे दुनिया में लौटेगी और वे अपनी आखिरी सांस तक उसका इंतजार करेंगे। यही सब देखते ही देखते काफी सारी सदियां ऐसे ही गुजर जाते हैं और हमें साल 1944 का टाइम में ओफेलिया नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ अपने स्टेप डैड के घर जा रही थी। उसकी मॉम के प्रेग्नेंट होने की वजह से उसकी मॉम की तबीयत काफी ज्यादा ही खराब हो चुकी थी और इन्हें रास्ते में ही रुकना पड़ गया। टहलते हुए ओफेलिया के पैर से एक पत्थर टकराया जिसके ऊपर एक अजीब सा आंख बना हुआ था। ओफेलिया देखती है कि दूर एक पत्थर को तराश कर एक अजीब सी मूर्ति बनाई गई थी जिसके ऊपर की एक आंख गायब था, यानी यह बड़ा सा पत्थर उसी मूर्ति का आंख वाला एक हिस्सा था। वो जाकर जैसे ही उस मूर्ति के अंदर उसकी निकला हुआ आंख फिट करती है तो उसके मुंह के अंदर से एक अजीब सा कीड़ा निकलकर बाहर आ जाता है और यहाँ ओफेलिया उसे एक परी समझ लेती है। हालांकि वो एक ग्लास बग था। इससे पहले कि वो कुछ भी सोचने में टाइम लगा पाती ओफेलिया की मॉम उसे आवाज लगाकर बुला लिया और ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अजीब बात तो यह था कि वही कीड़ा जो अभी अभी मूर्ति के अंदर से बाहर निकला था वो ओफेलिया का पीछा करने लग जाता है। जैसे ही ये सभी घर पर पहुंचते हैं तो ओफेलिया देख पाया कि वो कीड़ा पहले से ही यहाँ मौजूद था। वो उसे देखने के लिए उसके करीब गई, लेकिन वो कीड़ा उड़ते हुए उसे एक अजीब सी जगह पर लेकर जाने लगा। देखने में ये रास्ता एक खंडर की तरह लग रहा था। ओफेलिया यहाँ पर उस कीड़े को देखने की कोशिश करती तो है, लेकिन अब वो गायब हो चुका था और इससे पहले कि इसी रास्ते में वो और भी आगे बढ़ जाती, यहाँ पर मर्सिडीज नाम की लड़की आकर उसे आगे जाने से रोक लेती है। मर्सिडीज उसे आगे जाने से रोककर बताने लग गई कि यह सब एक भूल भुलैया है और पता नहीं कितनी सदियों से यहाँ है। जो कोई भी इसके अंदर गया वो कभी भी वापस नहीं आया और तुम्हें भी यहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ये लोग जब वापस अपने घर की तरफ जाने लग गए तो हमने देखा कि वो कीड़ा अभी भी उन पर नजर रख रहा था। घर पर हमें ओफेलिया के स्टेप डैड कैप्टन को दिखाया गया जो बहुत ही ज्यादा जालिम है। इस टाइम स्पेन में सिविल वॉर का टाइम चल रहा है और कैप्टन सभी गोरिल्ला ग्रुप्स को मारकर खत्म करना चाहते हैं जो असल में आम शहरी ही है और अपने हक में लड़ने के लिए वो बागी बने पड़े हैं। रिबेल्स के यानी बागियों के गोरिल्ला ग्रुप को मारने के चक्कर में वो अक्सर शहरियों को भी मार देते हैं, चाहे वो अपनी जान की भीख क्यों न मांगते रहे और यह बताते रहे कि हम रिबेल्स नहीं हैं। और अगर उनका सच कैप्टन के सामने आ जाए कि वो मासूम थे, कैप्टन को फिर भी इसकी कोई परवाह नहीं था। यहाँ पता चलता है कि कैप्टन को ओफेलिया भी पसंद नहीं थी और वो ओफेलिया के मॉम का भी कोई खास ख्याल नहीं रखता था, जबकि वो उस टाइम प्रेग्नेंट भी हैं। इस सब के बावजूद भी वो ओफेलिया के मॉम को धमकी देते हैं कि अगर उनका बेटा पैदा नहीं हुआ तो वो उन्हें घर पर नहीं रहने देंगे। यहीं पर हमें एक ट्विस्ट भी पता चलता है कि मर्सिडीज जो कि एक मेड थी वो भी असल में गोरिल्ला ग्रुप की लीडर की बहन है और यहाँ पर काम वो इसलिए कर रही थी ताकि वो यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन गोरिल्ला ग्रुप को देती रहे। यहाँ तक कि उनके डॉक्टर भी गोरिल्ला ग्रुप के साथ ही मिले हुए हैं।
खैर, रात में हमें दिखाया जाता है कि ओफेलिया जब अपने मॉम के पास सोने की तैयारी करने में लगी थी, तब वो नोटिस कर पाती है कि वही कीड़ा जो बार बार उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, वो उसके रूम में ही था। वो उसे गौर से देखती है और समझने की कोशिश में लग जाती है कि आखिर यह है कौन। वो परियों की कहानियों में इतना खोई रहती थी, उसे हर चीज परी लगती रहती थी। वो अब अपनी परियों वाली किताब को खोला और उस कीड़े से पूछने की कोशिश में लग जाती है कि क्या तुम परी हो। वो कीड़ा तस्वीर को देखते ही परी बन जाता है और ओफेलिया को अपने साथ चलने का इशारा करने लगा। ओफेलिया भी उसके पीछे पीछे जाने लग गई और वही परी इसे लेबिरिंथ में लेकर आ जाती है। वहीं पर उसे वही नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी, जिसके जरिए हमने इस कहानी के स्टार्ट में उस प्रिंसेस को ऊपर आते हुए देखा था। ओफेलिया जब डरते डरते नीचे जाने लग गई तो उसे वहां पर एक काफी खौफनाक सी क्रिएचर दिखाई दे पड़ती है, जो ओफेलिया को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो कहती है कि आखिर तुम आ ही गई, कितने सालों से तुम्हारा इंतजार था। ओफेलिया उनकी बात समझ नहीं पा रही थी, बल्कि वो तो इस क्रिएचर से डरने भी लग चुकी थी। वो क्रिएचर उससे कहने लग गई कि तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। दरअसल मुझे फॉन कहते हैं और मैं आपका गुलाम हूँ। आप एक प्रिंसेस हैं, आप इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती। आपका ताल्लुक जमीन के नीचे की दुनिया से है और आप वहाँ के राजा की बेटी हैं। आपका नाम प्रिंसेस मुना है। ओफेलिया कहती है कि यह सब सच नहीं। फॉन कहता है कि अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं तो घर जाकर अपने कंधे पर देखिएगा, वहाँ एक चांद का निशान होगा और इससे साबित हो जाएगा कि आप प्रिंसेस मुना ही हैं। आपके डैड ने आपको अपने दुनिया में वापस लाने के लिए बहुत सारे दरवाजे खोले हुए थे और अब एक ही दरवाजा वापस बचा हुआ है और वो कुछ पहेलियां हल करने के बाद ही खुलेगा। और साथ में यह भी साबित करना होगा कि आपके अंदर जो अच्छाई थी वो इस दुनिया में आने के बावजूद भी खत्म नहीं हुई। जब आप यह सारी पहेलियां हल करके टास्क को पूरा कर देंगी तो उस दुनिया का रास्ता खुल जाएगा और वो दरवाजा तभी खुलेगा जब आप यह साबित करेंगी कि इस दुनिया में आने के बाद आपकी अच्छाई खत्म नहीं हुई। और इसके साथ साथ आपको 3 पहेलियां भी हल करनी होगी। यह सब करने के बाद आप अपने दुनिया में वापस जा पाएंगी। यह कहकर वो फोन उसे एक किताब देता है जो यहाँ पर बिल्कुल खाली थी। फोन उससे कहता है कि जब आप बिल्कुल अकेली हों तभी इस किताब को खोलिएगा। अब वो छोटी परी उसे यहाँ से अपने घर का रास्ता दिखाते हुए घर ले आती है और घर आते ही ओफेलिया अपने कंधे पर देखती है, वहाँ सच में एक चांद का निशान बना हुआ था, यानी वो फोन सच बोल रहा था। अब ओफेलिया जब उस खाली किताब को खोला तो ओफेलिया के टच करते ही उसमें वर्ड्स आना पैदा होने लग जाते हैं। उन लफ्जों से उसका पहला टास्क पता चल जाता है कि उसे इस घर से कुछ दूरी पर जाना है। वहाँ एक बहुत बड़ा एक अंजीर का पेड़ है जिसकी जड़ के अंदर एक बहुत ही बड़ा मेंढक है। मेंढक के आसपास 3 गोल्डन कलर के बॉल्स हैं जो वो उसे मेंढक के पेट के अंदर डालनी है। उसके बाद मेंढक के पेट से एक गोल्डन चाबी निकलेगी जो उसे हासिल करनी होगी और यह उसका पहला टास्क था। पहले टास्क को पूरा करते ही वो मैजिकल ट्री दोबारा से हरा भरा हो जाएगा जो मेंढक की वजह से अब सूख रहा है। ओफेलिया जैसे ही फौरन से वहां जाती है तो उसे वो ट्री मिल भी गया था। अंदर इतने बड़े मेंढक को देखकर एक बार तो वो डरती भी है, लेकिन वो वहां दलदल के अंदर जाकर वो 3 मैजिकल गोल्डन बॉल्स को ढूंढ लेती है जिसे मेंढक के मुंह में डालना था। उन तीनों को मेंढक के मुंह में डालने के बाद एकदम से मेंढक बहुत बड़ी वॉमिट करता है और उसकी वॉमिट में से वो गोल्डन चाबी उसे मिल जाती है। इस तरह से उसका पहला टास्क पूरा हो जाता है और वो खुशी से घर वापस आ जाती है। वो जब नहा रही थी तो वो कीड़ा दोबारा उसके पास आता है और ओफेलिया एक्साइटेड होकर कहने लगी, मुझे दोबारा से लॉबीरिंथ में लेकर जाओ। लॉबीरिंथ में जाकर वो फोन को वह चाबी दिखाती है। तब फोन कहता है कि यह चाबी तुम्हें अपने पास ही रखनी है और साथ में वो उसे एक मैजिकल चौक भी देता है। कहने लगा कि यह भी तुम्हारे काम आएगा। यह सब चीजें लेकर वो दोबारा से घर आ जाती है और आते ही उस किताब को खोलती है। जैसे ही वो उसे टच किया तो अब वहाँ कुछ भी उभरने की बजाय वहाँ खून ही खून आने लग चुका था। यह देखकर वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गई और किताब को बंद कर दिया। ठीक उसी वक्त उसे अपनी मॉम के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे पड़ी। उसने जाकर देखा तो उसकी मॉम की तबीयत बिगड़ चुकी थी और उन्हें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लग चुकी थी। ओफेलिया अपनी किताब को वहीं पर छोड़कर फौरन अपने डैड को बुलाने के लिए चली जाती है, लेकिन उसके डैड भी उसकी मॉम की तबीयत को सुनकर कोई भी ध्यान नहीं देते। ओफेलिया बेचारी अकेली यह सब कुछ कहाँ संभाल सकती थी। अपनी मॉम की बीमारी की वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती। इसी तरह से दिन गुजर जाते हैं और एक रात जब वो गहरी नींद में सो रही थी तो फोन उसके पास जाता है। वो गुस्सा कर रहा था कि अभी तक ओफेलिया ने अगले वाले टास्क को पूरा नहीं किया। वो बताती है कि मैं अपनी मॉम की तबीयत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तब फोन भी उसे बताता है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन हम भी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं क्योंकि
पूरे चांद की रात आने वाली है और उसी रात को वो दरवाजा खुल पाएगा। फॉन ओफेलिया को मदद करने के लिए उसे एक जादुई बच्चे की तरह दिखने वाली जड़ देता है और कहता है कि हर रोज सुबह को इसके अंदर दूध डालते हुए अपने 2 खून के कतरे डाल देना और इसे अपने मॉम के बेड के नीचे रख देना। इसके बाद से वो थोड़ी ही दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। साथ में वो ओफेलिया को कुछ परियां भी दिया ताकि उसके अगले टास्क में मदद मिल सके, क्योंकि अगला टास्क बहुत ही मुश्किल होने वाला था। फॉन बताता है कि अगले टास्क में दोबारा सामना किसी जानवर या इंसान से नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर से होगा। वहां जब अपना टास्क पूरा करने के लिए जाओगी तब वो मॉन्स्टर तुम्हें हर हाल में मारने की कोशिश करेगा, मगर तुम्हें अपने आप को बचाना है। साथ ही जब तुम वहां जाओगी तो वहां पर तुम्हारे लिए मजे मजे खाने की चीजें रखे गए होंगे। तुम्हें किसी भी चीज की लालच में नहीं आना है और बस अपने काम को पूरा करने पर ध्यान रखना है। वो उसे यहाँ पर एक ग्लास भी देते हुए कहने लगा कि इस टाइम को खत्म होने से पहले पहले तुम वापस भी आ जाओगी। फॉन यहाँ से सब कुछ बताकर चला गया, जिसके बाद अब ओफेलिया उस किताब को खोलती है और उसे टच करती है। उस पर दूसरा टास्क लिखा हुआ आ जाता है, जिसका पहला स्टेप यह था कि उसके पास मौजूद मैजिकल चौक से उसे अपने घर की किसी भी दीवार पर दरवाजा बनाना था। जैसे ही वो दरवाजा बनाती है तो वहाँ पर एक पोर्टल खुल गया जो कि किसी दूसरे दुनिया का था, या कहे कि उसी मॉन्स्टर वाली दुनिया का पोर्टल था। ओफेलिया जब उस दुनिया के अंदर जाती है तो देखती है कि एक बहुत बड़े डाइनिंग टेबल के पीछे एक मॉन्स्टर बैठा हुआ है, जिसका मुंह एक खाल से कवर हो चुका था। नाक की जगह 2 सुराख हैं, उसके मुंह के जगह भी एक कट लगा हुआ है, जबकि उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थी बल्कि उसकी आंखें नीचे प्लेट पर पड़ी हुई हैं। मॉन्स्टर इस टाइम सोने में बिजी था। ओफेलिया उसकी आंखें उठाकर देखने लग गई। यह सब बहुत ही ज्यादा क्रिपी हो चुका था। ओफेलिया इस सारी चीजों को चेक ही कर रही थी कि तभी यहाँ पर मौजूद परियों ने उसे कहा कि तुम्हें यह सब नहीं देखना, तुम्हें अपने टास्क को पूरा करना है। वो उसे यहाँ पर बने हुए 3 छोटे छोटे दरवाजों की तरफ लेकर जाती हैं और बताने लग गई कि इनमें से एक दरवाजे में अपनी उस मेंढक वाले चाबी लगाओ। ओफेलिया जैसे ही अपने उस चाबी से उस छोटे से दरवाजे को खोलती है तो अंदर से उसे एक डेकर मिलता है, एक खंजर मिलता है जो कि सोने का था। इन चीजों को लेकर वो यहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी उसे टेबल पर पड़ी चीजों को देखकर उसके अंदर लालच पैदा हो जाती है। वो फोन की वार्निंग को भूल चुकी थी और उसने वहाँ से चीजें उठाकर खाना शुरू कर दिया। यह सारी चीजें उस मॉन्स्टर की थीं। मॉन्स्टर की चीजों को हाथ लगाते ही वो मॉन्स्टर जाग जाता है और अपने आंखों को अपने हाथों में लगाकर उन हाथों को अपनी आंखों की जगह पर रख लेता है, जिसकी मदद से अब वो ओफेलिया को देख पा रहा था और ओफेलिया की जान के पीछे पड़ गया। इससे पहले कि वो ओफेलिया को पकड़कर मार देता, वो छोटी छोटी परियां उस मॉन्स्टर की आंखों पर अटैक करके उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। मौका पाते ही ओफेलिया यहाँ से भागती है, लेकिन उसने देखा कि उसका टाइम अब खत्म हो गया था और जो दरवाजा उसने खोला था अब वो भी अब खत्म हो चुका था। वो मॉन्स्टर उन बेचारी छोटी छोटी परियों को मार चुका था और अब दोबारा वो ओफेलिया की तरफ बढ़ रहा था ताकि उसे मार सके। पर तभी ओफेलिया ने दिमाग चलाया और अपनी मैजिकल चौक से ऊपर की तरफ मार्क बनाते हुए अंदर चली गई। असल में यह रोशनदान उसे उसके कमरे में लेकर गया हुआ था और इस तरह से उसकी जान बच गई थी। इस टास्क को उसने तो पूरा कर लिया था, लेकिन टास्क के दौरान 2 परियों को उसने मार दिया था। वो उदास हो चुकी थी। इधर आने के बाद उसने देखा था कि अब सुबह हो चुकी थी। उसने जल्दी से वो जड़ उठाई, उसमें दूध डाला और उसे अपने मॉम के बेड के नीचे रख दिया। उसकी मॉम को होश भी आ गया, जिसकी वजह से ओफेलिया बहुत ही ज्यादा खुश थी। यहाँ पर अब हमें ओफेलिया के स्टेप डैड को दिखाया जाता है, जो अपने जुर्म की आखिरी हदों पर उतर गए थे। गांव वालों को उन्होंने उनकी खाने पीने की चीजें और उनकी दवाइयां बंद कर दी थीं, ताकि ये लोग मजबूर होकर गोरिल्ला ग्रुप्स का पता बता दें। और जब इन लोगों के पास खाना नहीं होगा तो ये लोग खाना गोरिल्ला ग्रुप्स को भी नहीं दे पाएंगे और इस तरह से आधे से ज्यादा गोरिल्ला ग्रुप्स के रेबेल्स यानी बागी भूख के मारे ही मर जाएंगे और इनका काम आसान हो जाएगा। ऐसे ही करते करते कुछ दिन गुजर जाते हैं और सारे शहरी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान वही गोरिल्ला ग्रुप्स एक बहुत ही बुरी चाल चलते हैं और यहाँ पर आने वाली मालगाड़ी को बॉम्ब से तबाह कर देते हैं। और अब जो उन बागियों ने किया था, कैप्टन उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे। उस टाइम जब ये लोग वापस अपने ठिकाने पर आते हैं तो आकर इन्हें एक और शॉक्ड ये लगता है कि रेबेल्स इनका सारा माल गोदाम से चुरा कर ले गए थे। वो ये वही सप्लाईज थी जो यहाँ के शहरियों की रोकी गई थी।
यह पता चलते ही कैप्टन का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है और जब कैप्टन ये देखते हैं कि इस जगह का ताला तोड़ा नहीं गया बल्कि चाबी के जरिए खोला गया है, तब वो यह बात भी समझ जाते हैं कि इन्हीं कंपनी का कोई आदमी या फिर कोई लड़की मिली हुई है उसी रेबेल्स गोरिल्ला ग्रुप के साथ। इन्हें याद आता है कि इस जगह की चाबी सिर्फ मर्सिडीज के पास थी, तो यह काम किसी और का नहीं बल्कि मर्सिडीज का ही था। उन्हें पता था कि गोरिल्ला ग्रुप उनकी सामान को लेकर ज्यादा दूर लेकर नहीं भाग पाए होंगे, इसीलिए वो अपने फौजी को लेकर जंगल में चला जाता है और यह लोग गोरिल्ला ग्रुप्स के काफी करीब पहुंच जाते हैं। ये भी गोरिल्ला ग्रुप्स को मारने के लिए फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, तो बदले में गोरिल्ला ग्रुप्स भी इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई में काफी सारे फौजी मारे जाते हैं, तो काफी सारे रिबेल्स में से बस एक ही पड़ा रह जाता है और वो कैप्टन के हाथ लग जाता है। कैप्टन उसे उठाकर घर लेकर आता है और उसे टॉर्चर करते हुए बाकी रिबेल्स ग्रुप्स के बारे में पूछता है, पर वो भी अपने बात पर पक्का था, उसने भी कुछ नहीं बताया। कैप्टन डॉक्टर को हुक्म देता है कि इसका इलाज करो, इसे बिल्कुल भी ठीक कर दो ताकि हम इसे दोबारा से टॉर्चर कर सके और इसके ग्रुप की प्लानिंग को पूछ सके। लेकिन डॉक्टर यहाँ उल्टा ही चल गया और उस आदमी को जहर का इंजेक्शन देकर मार देता है, क्योंकि वो तो खुद साथ ही मिला हुआ था। अब कैप्टन के जैसे ही डॉक्टर की सच्चाई पता चलती है तो कैप्टन डॉक्टर को गोली मारकर वहीं पर उसका काम तमाम कर दिया। दूसरी तरफ हमें ओफेलिया को दिखाया गया, जिसे मिलने के लिए दोबारा रात को फोन आया हुआ था। फोन उससे बहुत ज्यादा नाराज था। वो कहने लगा कि तुम अच्छी लड़की नहीं रही, अब तुम्हारे अंदर इस दुनिया वाली लालच आ गई है और इसी लालच में तुमने उस जगह की चीजें उठाकर खाई, और पता है तुम्हारी लालच का नतीजा क्या हुआ? वो परियां बेचारी मर गईं और अब मैं तुम्हें तीसरा टास्क नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम हमारी दुनिया में जाओ। हमारी दुनिया में ऐसी बेरहम और लालची प्रिंसेस की कोई जरूरत नहीं। इधर हमें दिखाया जाता है कि ओफेलिया के मॉम की तबीयत जैसे जैसे ठीक हो रही थी वैसे वैसे उनके साथ कैप्टन का रवैया और भी ज्यादा बुरा होता जा रहा था। कैप्टन को यहाँ तक कि ओफेलिया की मॉम भी बागी लगने लग चुकी थी और इसी शक की वजह से वो ओफेलिया की मॉम का सारा सामान भी चेक करता है और उसे बेड के नीचे वही जादुई जड़ मिल जाती है जो ओफेलिया ने रखी हुई थी। वो जड़ उठाकर गुस्से में ओफेलिया के मॉम के हाथ पर रख देता है और पूछने लगा कि यह सब क्या है। उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए कैप्टन गुस्से में यहाँ से चला गया और फिर ओफेलिया की मॉम ने ओफेलिया से पूछने लगी कि यह सब क्या है। यहाँ पर ओफेलिया अपने मॉम से कुछ भी नहीं छुपाती। वो काफी ज्यादा डर गई थी उस कैप्टन के रवैये से। वो सब के सब सच बता देती है कि जिस तरह वो लॉबिरिंथ में गई थी तो वहाँ उसे एक फोन मिला, जो उसने किए था वो सब बताया। वो बताती है कि इस जड़ की वजह से ही आप ठीक हो रही हैं, लेकिन ओफेलिया की मॉम को इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं होता। उल्टा ओफेलिया पर गुस्सा होकर कहती है कि प्लीज इन परियों की कहानी से और किताबों से बाहर निकल आओ, यह दुनिया इन चीजों से बहुत चेंज है। यह कहते हुए वो अपनी बेटी ओफेलिया को गले लगा लेती हैं और उस जड़ को आग में फेंक देती हैं। वो जड़ आग में तड़पने लग जाता है और मर जाती है। जड़ के मरते ही ओफेलिया की मॉम की तबीयत लगातार बिगड़ने लग चुका था। ओफेलिया की मॉम से एक बेटा पैदा होता है। इसके बाद ओफेलिया की मॉम मर जाती है। अपने मॉम के फ्यूनरल पर ओफेलिया बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुकी थी। वो अब कुछ भी नहीं करना चाहती थी। वो जाकर अपने रूम में लेट जाती है, जबकि इधर हमें दिखाया गया कि कैप्टन मर्सिडीज को पकड़ लेते हैं और ना महसूस करवाने वाले अंदाज में उसका इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। मर्सिडीज भी समझ चुकी थी कि इन्हें उस पर शक हो चुका है, जल्द ही वो उसे पकड़कर मार देंगे, इसीलिए वो रातों रात वहाँ से भागने का सोचने लग गई और जाते हुए वो ओफेलिया को वहाँ से लेकर जाने का प्लान बनाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ओफेलिया यहाँ पर रही तो कैप्टन उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करेगा। ये दोनों जब यहाँ से भागने ही वाले थे तो जंगलों में कैप्टन ने अपने साथियों के साथ उन्हें पकड़ लिया, क्योंकि ओफेलिया उनके साथ थी। इसीलिए कैप्टन को लगा कि ओफेलिया भी उन्हीं के ग्रुप का एक हिस्सा है और वो भी बागी ही है। इसलिए अब वो ओफेलिया को बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं और उसे एक कमरे में लॉक्ड कर देते हैं, जिसके बाद वो मर्सिडीज के पास आकर उसे टॉर्चर करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही मर्सिडीज अपना हाथ को खोल लिया था। वो अब कैप्टन के ऊपर ही हमला कर देती है और यहाँ से निकलने में कामयाब हो चुकी थी, जिसके बाद मर्सिडीज दोबारा से यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और इस बार सोल्जर उसे मार ही देती। लेकिन ठीक वक्त पर जंगल में से सभी रेबेल्स निकल कर आ जाते हैं और वो आते ही सभी सोल्जर्स पर हमला करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। उनके सभी घोड़ों को अपने कब्जे में कर लेते हैं और इस तरह मर्सिडीज को भी बचा लिया गया।
यहीं पर ओफेलिया बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि जहाँ पर वो फंस गई थी वहाँ से निकल पाना आसान नहीं था। अब तो उसकी मॉम भी नहीं रही थी ताकि उसकी दुख सुन सके। उसकी इस तरह की हालात देखते हुए फॉन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और एक और बार उसके पास आया और उसे गले लगा लिया और कहने लगा कि तुम्हारा दुख देखकर मैं भी पिघल गया, इसीलिए अब मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। आज की रात खत्म होने से पहले ही तुम्हें अपने भाई को लेकर लॉबीरिंथ आना ही होगा, और अगर तुमने रात के खत्म होने से पहले ही यह तीसरा टास्क पूरा न किया तो कभी भी तुम अपनी दुनिया में नहीं जा पाओगी। ओफेलिया कहने लगी कि यह कमरा हर तरफ से बंद है, मैं इस कमरे से अपने भाई के पास कैसे जाऊंगी। तब फॉन उसे एक मैजिकल चौक देता है जिसके जरिए वो अपनी मर्जी की किसी भी जगह पर जा सकती थी। वहाँ पर एक दरवाजा बनाते हुए सोचने लग गई कि वो अपने भाई के कमरे में जा रही है, और सच में वो उसी कमरे में पहुंच जाती है। यहाँ पर जब ओफेलिया अपने भाई को लेकर भाग ही रही थी तब कैप्टन उसे देख लेता है। हालांकि वो उस वक्त काफी जख्मी भी था। वो उसका पीछा करते हुए जब बाहर आया तो उन्हें पता चलता है कि गोरिल्ला ग्रुप ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। वो फिर भी जंग की तरफ नहीं जाते बल्कि अपने बेटे को बचाने के लिए ओफेलिया के पीछे पीछे लेबीरेंथ की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ओफेलिया लेबीरेंथ में एक अजीब सी दीवार के पास पहुंचती है तो ओफेलिया के वहां जाते ही वहां की दीवार खुल जाती है और वहां एक दरवाजा बन जाता है। ओफेलिया उस दीवार के अंदर चली जाती है और आगे जाकर उसे फोन मिल जाता है। जबकि कैप्टन जब इस दीवार के पास पहुंचता है तो कंफ्यूजन में आ जाता है, क्योंकि आगे जाने का तो रास्ता ही नहीं था और अब ओफेलिया उसे यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। यहाँ फोन ओफेलिया को बताता है कि तुम्हें अपने भाई को जख्मी करके उसकी खून की 2 बूंदें इस फर्श पर डालनी होगी और तब तुम्हारी दुनिया का दरवाजा खुल जाएगा। यह सुनकर ओफेलिया डर गई और कहने लगी कि चाहे मैं इस दुनिया में हमेशा के लिए ही क्यों न रह जाऊं, लेकिन मैं अपने भाई को चोट नहीं पहुंचाऊंगी, उसे दर्द नहीं दूंगी। यहाँ पर फोन उसे इंसिस्ट करता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, पर ओफेलिया बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाह रही थी। वो नहीं मान रही थी। ठीक उसी दौरान यहाँ पर कैप्टन भी आ गया और उनकी यहाँ आने पर हमें पता चलता है कि कैप्टन फोन को नहीं देख सकते सिवाय ओफेलिया के। वो ओफेलिया से अपना बेटा लेता है, जिसके बाद वो ओफेलिया को शूट करते हुए यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बेचारी ओफेलिया वहीं पर गिर जाती है। कैप्टन जब उस झाड़ियों वाली दरवाजे से बाहर निकलता है तो यह देख पाता है कि सभी रेबेल्स उसे घेरे हुए खड़े थे। अब मर्सिडीज आगे आकर उसके हाथ से उसका बेटा ले लेती है, जिसके बाद रेबेल्स उसे शूट करके मार देते हैं। जबकि सीन बदलकर हमें दोबारा से ओफेलिया को दिखाया जाता है, जो अब ओफेलिया गिरी हुई थी और उसकी नाक से खून निकल रहा था। यह वही सीन है जो इस कहानी के शुरुआत में हमने देखा हुआ था। वो बिल्कुल मर रही थी और इस टाइम पर उसे एक अजीब सी आवाज आती हुई सुनाई देती है, जिस आवाज को थोड़ा वो पहचान पा रही थी। यह आवाज उससे कह रही थी, उठो मेरी बेटी, तुम अपनी दुनिया में वापस आ चुकी हो। ओफेलिया जब अपनी आंखें खोलती है तो देख पाती है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत महल के अंदर खड़ी है। यह असल में जमीन की नीचे की दुनिया थी। फाइनली वो अपनी ही दुनिया में वापस आ चुकी थी। वो हैरान थी कि वो तीसरा टास्क को पूरा किए बगैर इस दुनिया में कैसे आ गई। तब उसके डैड यानी किंग उसे बताते हैं कि तीसरा टास्क असल में तुम्हारा इम्तिहान था। हम चेक करना चाह रहे थे कि तुम्हारे दिल में उस दुनिया का जुल्म तो नहीं आ गया, इसीलिए हमने तुम्हारे भाई को जख्मी करने का तुम्हें टास्क दिया, लेकिन तुमने अपने भाई को नुकसान पहुंचाने से बेहतर अपनी जान देना समझा। इससे साबित हो गया कि तुम रहम दिल थी और इस तरह से तुम्हारा टास्क पूरा हुआ और तुम अपनी दुनिया में वापस आ पाई। और अगर इस टाइम फोन की बात मानकर अपने भाई को नुकसान पहुंचा देती तो वो कभी भी इस दुनिया में ना आ पाती। ओफेलिया की इस दुनिया में वापस आने की वजह से यहाँ पर जश्न स्टार्ट हो जाता है और ओफेलिया की सारी याददाश्त भी वापस आ जाती है। जबकि असल दुनिया में दिखाया जाता है कि वहाँ पर ओफेलिया की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मर्सिडीज उस डेड बॉडी के पास बैठी हुई बहुत ज्यादा उदास थी, क्योंकि उसे ओफेलिया से अपनी बहन की तरह ही प्यार हो चुका था। वो उसके मरने पर बहुत ज्यादा दुखी थी, पर वो तो नहीं जानती थी कि ओफेलिया असल में मरी नहीं है, वो बस अपनी दुनिया में चली गई है। और इस तरह से दिखाते हुए ही यह पूरा कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।